एपिसोड की शुरुआत में हम रियो को देखते हैं जो कि अपने बचपन की स्केच बुक को देख रही थी। उसमें उसने सुंगयो के साथ क्यूट मोमेंट्स की ड्राइंग की हुई थी, जैसे कि जब उसकी मॉम ने रियो का दांत निकाला था। तो रियो को तो यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन सुंगयो उसे देखकर रोने लगा था। इसी तरीके से जब एक बार कुछ बच्चे उसे स्लो साइकिल चलाने के लिए चढ़ा रहे थे तो रियो सपोर्ट उठाकर काफ़ी तेज साइकिल चलाती है। और एक बार जब रियो घर से भाग गई थी तो बीच के किनारे जाकर वहाँ पर SOS लिखती है। और फर्स्ट टाइम उसने स्कूल में किसी सीनियर को प्रपोज भी किया था, लेकिन उस सीनियर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर सुंगयो काफ़ी खुश हो रहा था। इन सब मोमेंट्स में वो उसके पास ही था। तभी रियो को उसकी मॉम आवाज़ लगाती है और कहती है कि तुम ये डिशेज सुंगयो को घर जाकर दे आओ। रियो यहाँ पर देखती है कि उसकी मॉम ने ओसी सोया सॉस से खाना बनाया था, जो कि अपने साथ तानुई के यहाँ से लेकर आई थी। जब वो टेस्ट करती है तो वो सच में काफ़ी टेस्टी बना था। फिर हम सुंगयो के डैड को देखते हैं जो जब ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे तभी मॉम वहाँ पर आ जाती है। डैड उसे भी अपने साथ इनवाइट करते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, पर वो मना कर देती है कि वो तो टोस्ट खाएगी। उसी वक्त डोरबेल बजती है। जब मॉम देखती है तो वहाँ पर रियो आई हुई थी। अंदर आकर वो उन्हें काफ़ी सारा खाना डिलीवर करती है, जिसके लिए डैड उसे थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा कुछ ना कुछ उनके लिए भेजती रहती थी। रियो अब सुंगयो से मिलने के लिए ऊपर चली जाती है और डैड जब खाना खोल रहे थे तो उसकी स्मेल से मॉम के मुँह में पानी आ गया था, पर क्योंकि उन्होंने पहले ही डैड से मना कर दिया था इसलिए वो नहीं खाते। वहीं जैसी रियो रूम के अंदर जाती है तो उसे सुंगयो नहीं देखता, क्योंकि वो वॉशरूम में नहा रहा था। रियो को अब यहाँ पर उस टाइम कैप्सूल वाले लेटर के बारे में याद आता है, इसीलिए उसके रूम में वो उसे ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं चल पाया था कि आखिर उसने अपने लेटर में ऐसा क्या लिखा था। ढूंढने पर उसे वो लेटर मिल जाता है, जिसे वो पढ़ने लग जाती है। तभी सुंगयो आ जाता है, उसके हाथ में वो लेटर देकर उसे छीनने लग जाता है, जिस वजह से वो लेटर फट जाता है और वो उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देता है। रियो कहती है कि तुमने मेरा लेटर पढ़ा था तो मैं भी तुम्हारा पढ़ना चाहती थी। वो यहाँ पर उसे बोलता है कि तुमने जो भी पढ़ा वो सब कुछ मजाक था। तो रियो भी वो सब झूठ मानकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर आने के बाद वो इसी सब के बारे में सोच रही थी कि सुंगयो भला 10 साल बाद करने वाला मजाक एक लेटर में क्यों लिखेगा। क्या सच में उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स या सिर्फ मजाक कर रहा था। तभी रास्ते में वो अपनी शॉप को देखती है जहाँ पर अभी कोई भी नहीं आया था, इसीलिए वो लॉक खोल के अंदर चली जाती है और पुराने दिनों को याद करने लग जाती है जब वो अपने डैड के साथ यहाँ पर खाना बनाती थी। इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं तो उससे पूछते कि तुम बिना बताए यहाँ पर कैसे आ गए। रियो अब यहाँ पर उनसे पुराने दिनों की बात करने लग जाती है कि कैसे वो उनके साथ यहाँ पर काम करती थी, और बोलने लग जाती है कि जब आप होटल और रेस्टोरेंट में काम करते थे तो मेरा काफ़ी मन था आपको उस बिग हैट में देखने का। इन्हीं बातों के बीच वो डैड से पूछती है कि कैसा रहेगा अगर मैं भी आपकी तरह शेफ बन जाऊँ तो, पर डैड मना करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए इतना नहीं पढ़ाया कि तुम्हें ये काम करना पड़े। वो अब उसकी फेवरेट डिश यहाँ पर बनाने लग जाते हैं। सीन अब यहाँ से कांग पर आता है जो कि लिफ्ट में जा रहा था कि तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आती है, जो उसे युंदो के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि अब वो ठीक है। वो उसका डिपार्टमेंट अब चेंज करने के लिए कहता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में रहकर वो अपनी बेटी से ठीक से नहीं मिल पा रहा था। उसकी कलीग बोलती है कि मेरे 3 बच्चे हैं जिन्हें छोड़कर मैं काम पर आती हूँ, लेकिन ये सब मैं अपने हस्बैंड के बिना नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक फ्रीलांसिंग जॉब करता है। और वो जाते जाते उसे एक बार फिर से इस बारे में सोचने के लिए कहती है और बताती है कि बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। सीन अब यहाँ से रियो पर आता है। वो घर आकर अपना पुराना यूट्यूब चैनल देख रही थी जिसमें वो कुकिंग की वीडियोज़ अपलोड करती थी जब वो US में थी। इसके बाद वो सुंगयो से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जहाँ पर वो तानुई के साथ था, लेकिन वो उसे देखकर उससे काफ़ी रूडली बिहेव करता है। फिर उसे सॉस के लिए अब यहाँ पर थैंक यू कहती है तो तानुई उसे टी के लिए इनवाइट करने लग जाती है, पर सुंगी बोलता है कि हमें और भी काम है ना जिस पर हमें डिस्कशन करना है। जिसके बाद वो अंदर चले जाते हैं और इसके ऐसे बिहेवियर से रियो काफ़ी इरिटेट हो जाती है। अंदर तानुई सुंगी से पूछती है कि तुम मेरे साथ काम करने के लिए मान कैसे गए, तो वो कहता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सिर्फ इसीलिए। पर वो बोलती है कि पूरे रास्ते तुम इतने चुपचाप बैठे हुए थे, जब रियो आई तो तुम जानबूझकर कहा कि हमें काम करना है, कहीं तुम मेरा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो। जो सुनकर सुंगी बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर फेंक दूँ। पर वो बोलने लग जाती है कि रियोना काफ़ी क्यूट लड़की है और तुम दोनों के साथ घूमने में ना मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। पर सुंगी की बात उसे वो समझ जाती है और उसे कहती है कि लगता है कि तुमने रियो को ऐसा कुछ बता दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सुंगी अब डेस्परेट होकर उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हें ऐसा क्या समझ में आ गया, पर वो उसे परेशान करने के लिए नहीं बताती। वहीं रियो मोयम से मिलने के लिए जाती है जो कि बोट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। रियो के पूछने पर वो बताती है कि मैं साउथ पोल जाना चाहती हूँ, वहाँ पर रिसर्च पर्पस के लिए पैरामेडिक को भेजा जाता है तो ये लाइसेंस उसके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन अभी इसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। फिर रियो भी उसे बताती है कि मैंने कुकिंग क्लासेस के लिए रजिस्टर किया है और इस बारे में काफ़ी सोचा भी है कि अब मैं यही करना चाहती हूँ। मोयम भी काफ़ी हैरान होती है
क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि उसे सिर्फ पढ़ाई पसंद है। लेकिन उसकी काबिलियत के बारे में गौर से सोचने पर मोयम कहती है कि तुम इसी के लिए बनी हो। अब वो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए डिनर का प्लान बनाती है। साथ ही सुंग्यो को इन्वाइट करने के लिए उसे फ़ोन करती है। रयू तो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर मोयम उसे कुकिंग क्लासेस वाली बात बता देती है। सुंग्यो अब यहाँ पर काम का बहाना करके उनके साथ आने से मना कर देता है। जब फ़ोन रखने के बाद मोयम बोलती है कि वो हमेशा मना करता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आ ही जाता है। पर रयू बोलती है कि इस बार वो नहीं आएगा, जिससे मोयम समझ जाती है कि शायद उनकी लड़ाई हुई है। अब रात में जब सुंग्यो वर्कशॉप से निकल रहा था तो उसे रास्ते में कांग मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। जब कांग उसे अपने साथ घर पर लेकर जाता है तो सुंग्यो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो मोयम का पड़ोसी था। अंदर से युंदो भी बाहर आ जाती है और अपने डैड को गले लगा लेती है, तो कांग उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। अब हम इन्हें घर के अंदर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर कांग सुंग्यो से बोलता है कि मुझे ड्रिंक किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कभी कभी लगता है कि मुझे ड्रिंक का असर हो रहा है, और वैसे यहाँ पर आकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखकर सुंग्यो को अच्छा लगता है कि वो यहाँ पर जल्दी अडॉप्ट कर गया। कांग फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम ड्रिंक क्यों करना चाहते थे, तो सुंग्यो कहता है कि ये बात ना एक्चुअली मेरे दोस्त की है, जिसे एक लड़की पहले काफ़ी पसंद थी, लेकिन वो उसे कभी बता नहीं पाया। अब उसे लगता था कि वो ना उससे मूव ऑन कर चुका है, उसके लिए फीलिंग्स भूल चुका है, लेकिन उसे दोबारा मिलने के बाद वो काफ़ी कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो उस लड़की को अवॉइड कर रहा है। तो कांग बोलता है कि क्या उस लड़की को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है। इस पर सुंग्यो बताता है कि यही डर की बात है कि उसे कहीं पता ना चल जाए। कांग इसका रीज़न पूछता है तो सुंग्यो कहता है कि मेरा दोस्त चीज़ें ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स को उस लड़की को कभी नहीं बताया। जिनकी ये सारी बातें मोयम कैंडी खाते हुए सुन रही थी, क्योंकि वो उसकी पड़ोसी थी। उसे समझ में आ जाता है कि सुंग्यो आज क्यों नहीं आया। यहाँ से हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब उन्होंने टाइम कैप्सूल छुपाया था, तब मोयम ने वापस जाकर उस कैप्सूल को खोल लिया था, क्योंकि वो 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। वो वहाँ पर सुंग्यो का लेटर काफ़ी खुश होकर उसे पढ़ लेती है। मोयम अब यहाँ पर बोलने लग जाती है कि सुंग्यो एकदम पहले की तरह ही डम है। कांग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा दोस्त अभी जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहता है। इस पर वो हाँ कहता है। ये सुनकर कांग कहता है कि अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसे अपने टाइम की बेस्ट स्विमर से मिलवाता, जो कि काफ़ी मेहनती और कभी हार न मानने वाला स्विमर था। और यहाँ वो इनडायरेक्टली उसी की बात कर रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि रियो की मॉम डैड को उठाती हैं, क्योंकि उन्हें काम पर जाना था। मॉम कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आराम कर सकें, हमने इतने पैसे खो दिए हैं कि मेरी नींद ही उड़ गई है। तो डैड उन्हें यहाँ पर पुरानी बातें करने से मना कर देते हैं। फिर मॉम पूछते हैं कि तुम रात को कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। डैड कहता है कि मैं फ्यूनरल पर गया हुआ था, जो सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती है कि इस तरीके से तुम फ्यूनरल पर जाकर पैसे उड़ाते रहो। और डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वो बताते हैं कि आज मेरी क्लास रियूनियन है। तभी मॉम अपना फ़ोन चेक करती है, जिसमें उनके काफ़ी कम फंड्स बचे हुए थे, पर उन्हें लगता है कि किसी तरीके का स्कैम का मैसेज है। सीन अभी यहाँ से रियू पर आता है, जो कि जब कहीं जा रही थी तो उसे रास्ते में सुंग्यो मिल जाता है। वो कहती है कि तुम गलत समझो, इससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं इस रास्ते से अपनी कुकिंग क्लास के लिए जा रही थी, और उसे ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाने के लिए कहती है। वो फिर उसे बताती है कि आज मेरा पहला दिन है क्लास का, सभी क्लासेस ख़त्म होने के बाद मुझे कोरियन क्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर उसकी बात बीच में ही रोक कर वो बोलता है कि मेरी ना मीटिंग है, वो चला जाता है। लेकिन अंदर जाकर वो इंटरनेट पर कोरियन क्राफ्टमैन के सर्टिफिकेट के बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी पीछे से म्यूंग आ जाता है, जिसे अचानक से देखकर वो विंडो ही बंद कर देता है। म्यूंग उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे और ये कुकिंग के सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में क्यों देख रहे हो। तो वो उसे फटाफट से मीटिंग में आने के लिए बोलने लग जाता है। दूसरी तरफ रियो की पहली क्लास शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर टीचर उन्हें सबसे पहले चॉपिंग वगैरह करना सिखाती है। शाम को फिर सुंग्यो अपने कुछ नोन वर्कर्स से मिलने के लिए जाता है, जिन्होंने पहले सुंग्यो के साथ काम किया था। सभी लोग उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर वो मना करके सिर्फ सोडा मंगवाता है, क्योंकि अभी भी उसे ऑफिस जाकर काम करना था। अब इन लोगों से मिलने के बाद जैसे ही सुंग्यो जा रहा था, तभी उसकी नज़र रियो की डैड पर पड़ती है, जो कि एक ड्रंक लेडी को लेकर जा रहे थे, और वो लेडी उन्हें बोल रही थी कि तुम कितने क्यूट हो। अब जब वो उन्हें इग्नोर करके घर जा रहा था, तभी उसे अपने बचपन का दिन याद आ जाता है, जब वो अपनी मॉम को रोते हुए जाने से मना कर रहा था, लेकिन उसकी मॉम भी नहीं सुनती और वो किसी और के साथ कार में बैठकर चली जाती है। और ये सब क्या हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। सीना वापस से रियो की डैड पर आता है, जो जैसे ही रात में घर पहुँचते हैं तो अचानक से सुंग्यो को देखकर चौंक जाते हैं। अब हम इन्हें साथ में बैठकर बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सुंग्यो उनसे उस लेडी के बारे में पूछता है जो कि उनके साथ थी। जहाँ पूछने पर डैड उसे सारी चीज़ें बता देते हैं कि आखिर क्या बात है। सुंग्यो पूछता है कि क्या आपने फैसला कर लिया है, जिस पर वो हाँ करते हैं और इस बात को उसकी फैमिली से सीक्रेट रखने के लिए कहते हैं।
पर सोंग्यो बोलता है कि अगर रियो को पता चल गया तो वो चुप नहीं बैठेगी। अगले दिन फिर हम सभी लेडीज को देखते हैं जहाँ मोयम की मॉम अपने ऑफिस में किसी हैंडसम लड़के का पोस्टर लगाती है जो कि काफ़ी पॉपुलर था। रियो की मॉम पूछती है कि क्या तुमने फिर से अपने हस्बैंड से लड़ाई कर ली, पर वो बोलने लग जाती है कि वो तो अपने डिशेस भी साफ खुद नहीं कर सकता क्योंकि वो पूरा टाइम घर में ही रहता था, और बोलती है कि इस मामले में तो सोंग्यो की मॉम की किस्मत अच्छी है क्योंकि दोनों ही हस्बैंड वाइफ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और इनमें कभी लड़ाई भी नहीं होती। फिर रियो की मॉम कहती है कि मेरा हस्बैंड तो रात को काफ़ी देर से आता है, तो उनकी फ्रेंड्स यहाँ पर उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहती हैं कि कहीं कुछ और बात ना हो क्योंकि फ्यूनरल और क्लास यूनियन के अलावा उन्हें और कोई काम नहीं होता। और बोलने लग जाती है कि क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तुम्हारी शॉप भी नहीं खुली, जो बात मॉम को तो पता ही नहीं थी। अब वो जल्दी से घर पर जाकर कुछ ढूंढने लग जाती है, तब उनके हाथ एक शॉर्ट टर्म लोन की स्लिप लगती है जिसे देखकर वो परेशान होकर बैठ जाती है। यहाँ से फिर हम मोयम को देखते हैं जो कि स्टोर से खाना लेकर बाहर आती है ताकि वो बैठकर खा सके, लेकिन वहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं थी, तो कांगू से अपने साथ बैठने के लिए कहता है। वह अब उसके साथ बैठ जाती है और उसे बोलती है कि युंदो अगर घर पर अकेली है तो तुम्हें उसके पास होना चाहिए, पर वो उसे बता देता है कि वो किंडरगार्टन की तरफ से नाइट कैंपिंग पर गई हुई है। अब जब वो उसे बोलता है कि तुम आज काफ़ी लेट डिनर कर रही हो, तो बता देती है कि उसे एक इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ा जहाँ पर हॉस्पिटल वाले एक पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे थे, पर वो किस तरीके से उसे एडमिट करवा कर आई है। जो सुनकर वो कहता है कि तुम तो काफ़ी इंप्रेसिव हो। वो अब उससे आगे भी युंदो का ख्याल रखने की रिक्वेस्ट करता है, तो मोयम बोलती है कि उसे मुझे एक और चांस देने के लिए बोलो ना, और उससे पूछते है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। तो बताता है कि युंदो की मॉम हमसे काफ़ी दूर है, जो कि शायद अभी इस दुनिया में नहीं थी। ये सुनकर मोयम उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि तुम एक काफ़ी अच्छे डैड हो। इस पर वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, पर मोयम उसे ऐसा करने से रोकती है। वो बताती है कि जब वो काफ़ी यंग थी तभी उसके डैड की डेथ हो गई, तो उसकी मॉम ने उसे सब कुछ खोकर संभाला है। ये फीलिंग कितनी ज़्यादा अजीब होती है वो काफ़ी अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो उसे अपना सब कुछ खोने से मना करती है। वो उसे बोलती है कि मैं ना युंदो के साथ खेलना चाहती हूँ, तो बताओ कि उसे क्या पसंद है। वो उसे बताने लग जाता है कि उसे एलियन, ज़ॉम्बीज़, ये सारी चीज़ें पसंद है, लेकिन वो ये सब बताते बताते टेबल पर ही सो जाता है, जिसे ऐसे देखकर मोयम हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी अल्कोहल कंजम्पशन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। वो एक ही बियर में पास आउट हो गया था। अब वो ना चाहते हुए भी उसे खींचकर लेकर जाने लग जाती है, उसके घर के बाहर ही सुला देती है। दूसरी तरफ हम रियो के पेरेंट्स को देखते हैं। आज भी जब डैड देर से घर आते हैं तो वो उन पर सामान फेंकने लग जाती है। वो उन्हें लोन का बिल दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पैसों की आदत ने तुम्हें काफ़ी बुरा फंसा दिया है। वो उन्हें घर के खर्चे बताने लग जाती है जो कि शायद वो अब भर नहीं पाएंगी। इतने में रियो भी बाहर से आ जाती है और दोंगजिन भी शोर सुनकर बाहर आ जाता है। मॉम डैड से पूछती है कि क्या तुमने फिर से अपने दोस्त के लिए लोन लिया है या फिर गैम्बलिंग की है, या तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है। इस पर डैड ना में जवाब देते हैं। रियो भी उनसे जब सच पूछते तो बताते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से अब हम उस दिन का सीन देखते हैं जब वो फूड ब्लॉगर्स उनके रेस्टोरेंट में आए थे। वो दोनों डैड से कंप्लेन करते हैं कि उनके खाने में बाल आ गया है। जैसे ही डैड चेक करने के लिए वहाँ पर आते हैं तो गलती से खाना उन दोनों के ऊपर गिर जाता है, जहाँ खाने की वजह से एक लड़की का हाथ जल जाता है और उसने अपने हाथ में बहुत ही एक्सपेंसिव 30 मिलियन युआन की घड़ी पहनी हुई थी जो कि ख़राब हो गई थी। वो लड़के अब यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कि इस घड़ी को लेना इतना भी आसान नहीं है। तो डैड बोलते हैं कि मैं इसकी रिपेयर की कॉस्ट उठाने के लिए तैयार हूँ, पर वो उनसे पूरे पैसे वापस मांगते हैं। ये सब के बाद से ही डैड की नींद उड़ जाती है। वो रात में डेजिग्नेटेड ड्राइवर का काम कर रहे थे ताकि वो किस तरीके से पैसे इकट्ठा करके उन्हें दे सके। इसी वजह से वो घर पे बार बार फ्यूनरल और रियूनियन का बहाना करके जा रहे थे, और रात में वो उस दिन उस लेडी के ड्राइवर थे जिस दिन सोंगियों ने उन्हें देखा था। अब वो इस तरीके से पैसे जमा करके और लोन लेकर उन्हें 20 मिलियन वॉन तो दे दिए थे। ये सब जानने के बाद माँ मुझसे गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम इस सबसे अकेले निकलने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो डैड बोलते हैं कि तुमने तो मुझे कभी इस चीज़ के काबिल समझा ही नहीं, और अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम मेरे बारे में क्या सोचती। वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर मैं तो अपनी फैमिली के लिए यही कर सकता था और मैं उनके पैसे लौटा कर ही रहूँगा। ये बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिनके पीछे रियो भी जाती है, पर पैर फिसलने की वजह से डैड गिर जाते हैं। पर रियो उनके हाथों पर बैंडेज लगाती है और उनसे कहती है कि पहले आप जैसे मेरा ख्याल रखते थे वैसे अब मैं आपका रख रही हूँ, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ ना। डैड अब यहाँ पर उससे माफ़ी मांगते हैं, पर रियो कहती है कि हम उन बुरे लड़कों पर केस करेंगे, पर डैड मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि वही उल्टा उन पर केस करके शॉप बंद ना करवा दे क्योंकि उनके खाने में बाल आ गया था।
उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो बोलते हैं कि मैं आज तक तुम्हारे लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीद पाया, जब तुम यूएस में थी तो तुम्हें कुछ पैसे भी नहीं भेज पाया, मुझे तुम्हारे डैड होने का कोई हक नहीं है। पर रियो कहती है कि इस हिसाब से तो मुझे भी आपकी बेटी होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ। बट डैड कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगे। तो रियो कहते हैं कि आप भी हमेशा मेरे डैड ही रहोगे। अगले दिन हम रियो को देखते हैं, वो यही सोच रही थी कि वो उन लड़कों से भला छुटकारा कैसे पाए। तभी उसे सिक्योरिटी कैमरा का आइडिया आता है, लेकिन उनकी शॉप में तो कोई भी कैमरा नहीं था। तो वो पास वाली शॉप में जाती है, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखने की रिक्वेस्ट करती है। पर अंकल बताते हैं कि सोंग्यू तो पहले ही फुटेज चेक करके वहाँ से चला गया। वो अब उसे फ़ोन करती है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देता है और हम देखते हैं कि वो उन्हीं दोनों फूड ब्लॉगर्स के साथ था, जब वो उनसे झूठ कहता है कि वो रेस्टोरेंट ओनर का बेटा है और उन्हें बाकी के बचे हुए पैसे देता है, जिसे वो दोनों जैसे ही लेने वाले थे। तभी सोंग्यू पहले उस वॉच को दिखाने के लिए कहता है जो कि टूटी थी। वो लड़के अब उसे वॉच दिखाते हैं, जिसे देखते ही सोंग्यू पहचान जाता है कि ये वॉच का डिज़ाइन वर्ल्ड की टॉप लिस्ट में आता है। पर यहाँ उसने अपने हाथ में वही घड़ी पहनी हुई थी जो कि उसे किसी इवेंट में एज अ गिफ्ट मिली थी। वो अपनी और उस वॉच का डिफरेंस नोटिस करने लग जाता है, जिसका सीरियल नंबर अलग था और कलर और डिज़ाइन में भी काफ़ी डिफरेंस था। और फिर उनसे बोलता है कि ये तो इस वॉच की सस्ती कॉपी है। अब ये लड़के जैसे ही वॉच छीनने वाले थे, तभी सोंग्यू उनकी वीडियो प्ले कर देता है, जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे रेस्टोरेंट में जाने से पहले वो अपना बाल निकाल कर एक पैकेट में रख लेता है। अब जब उन्हें लगता है कि वो पकड़े जाने वाले हैं तो कहते हैं कि हमने तुम पर केस करेंगे। पर सोंग्यू यहाँ पर उन्हें सीसीटीवी की फुटेज का टाइमिंग दिखाता है, जो कि 12 बजे का था और उनकी वॉच तो 11:45 पर ही रुक गई थी, जिसका मतलब ये रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही खराब थी। इतना एविडेंस काफ़ी था उन दोनों को सबक सिखाने के लिए। इतने में कांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन लड़कों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो एक रिपोर्टर है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि एक दिन पहले सोंग्यू ने कांग को बुलाकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया था। साथ ही उन्होंने उन लड़कों का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढने की कोशिश करी, तो बात झूठ निकली कि उनका कोई भी बड़ा चैनल नहीं था। तभी सोंग्यू उस लड़के का हाथ देखता है जिस पर कोई भी जलने का निशान नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि असल में ये लोग स्कैमर्स हैं। सोंग्यू अब रिवील करता है कि जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ये शॉप भी उसी की नोन में किसी की है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की मदद से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, जो देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो कांग और सोंग्यू भी उसके पीछे भागते हैं उन दोनों को पकड़ने के लिए। सोंग्यू की चोट अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं कांग उस लड़के के पीछे धीरे धीरे भाग रहा था, जिसका मजाक उड़ाने के लिए जैसे ही वो लड़का पीछे घूमता है तो वो एक पोल से टकराकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर सोंग्यू जिस लड़के के पीछे भाग रहा था वो सड़क क्रॉस कर लेता है और रेड लाइट होने की वजह से सोंग्यू को वहीं पर रुकना पड़ता है। इस बात की वो खुशी मना रहा था कि सोंग्यू वहाँ पर पहुँच नहीं पाया उसे मारने के लिए। पर तभी रियो वहाँ पर आकर उस लड़के को मारने लग जाती है, जो देखकर वो लड़का उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इतने में सोंग्यू वहाँ पर आकर उस लड़के को एक जोर की लात मारकर गिरा देता है। अब जब वो देखता है कि रियो की नाक से खून निकल रहा था तो वो गुस्से में आकर उस लड़के को मारने के लिए बढ़ता है, पर वो उसे बोलती है कि उसकी वजह से नहीं हुआ है, पिछले दिनों मेरे कुछ ज़्यादा ही काम करने की वजह से हुआ है। वो उसे अब अपनी टाइल निकाल कर ब्लड रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस सबके बीच वो लड़का भागने की कोशिश कर रहा था। पर तभी दोंगजिन वहाँ पर आ जाता है और उसकी बहुत ही अच्छी धुलाई कर देता है। अब जब ये बात डैड को पता चलती है कि वो दोनों लड़के पकड़े गए हैं तो वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाने लग जाते हैं। पर मॉम तभी उन्हें मारना शुरू कर देती है, क्योंकि कल रात डैड ने उनसे कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ तुबो की डिश बनाने के अलावा और कुछ नहीं जानता और नई फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। मॉम उन्हें बोलने लग जाती है कि तुम मुझे सिर्फ खाना कहते हो, आज हम जो कुछ भी है उस डिश की वजह से ही है। हमने अपने बच्चों को सिर्फ वही डिश बेचकर बड़ा कर पाए हैं। डैड अब रोते हुए कहते हैं कि मेरी लाइफ में मुझे कुछ बड़ा नहीं चाहिए, मेरे लिए सब कुछ मेरी फैमिली है। फिर मॉम से माफ़ी मांगकर उन्हें गले लगा लेते हैं, जिसके बाद मॉम भी अब पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है और अपने साथ स्टिक्स भी लेकर जाने लग जाती है उन लड़कों को मारने के लिए। पर डैड उनसे बोलते हैं कि ऐसा करने से तुम जेल चली जाओगे और उनसे स्टिक ले लेते हैं और उन्हें लव यू कहकर यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो सोंग्यू को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए। वो ये भी बोलती है कि तुम सब कुछ पहले से जानते थे, इसलिए तुम मुझसे बेटर हो, जिस पर वो एग्री करता है और बोलता है कि तुम्हारे डैड मेरे लिए अनजान नहीं थे कि मैं उन्हें उस तरीके से प्रॉब्लम में छोड़ दूँ। तो रियो पूछती है कि अच्छा मेरा क्या मैं तुम्हारे लिए अनजान हूँ, क्योंकि तुम काफ़ी टाइम से मुझे अवॉइड कर रहे हो। पर वो कहता है कि सब कुछ हमेशा के लिए पहले की तरह नहीं रहता, हम बड़े हो गए हैं और दोनों की अपनी लाइफ है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और बचपन की तरह ऐसे मेरे विंडो पर नॉक करना बंद करो। ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। रात में रियो अब ये सारी बातें सोचकर सो नहीं पा रही थी और यही सोच रही थी कि पास में जब सोंग्यू ने वो लेटर लिखा था तब वो कितना खुश था, लेकिन कल कैसे उसने उसके सामने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। वो अब सोंग्यू की विंडो वापस से नॉक करने वाली होती है, लेकिन उसकी बातों को याद करके रुक जाती है।
सुंगयो भी अब अपनी विंडो पर आकर देखता है और खुद से कहता है कि काश उस लेटर की तरह मैं अपनी फीलिंग को भी ऐसे क्रम्बल कर पाता तो शायद मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह कंफर्टेबल होता। और हम देखते हैं कि असल में उसने उस लेटर को डस्टबिन से वापस निकाल लिया था। अगले दिन ड्रू को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ उसकी टीचर सभी को बताती है कि खाने को अगर टेस्टी बनाना है तो उसे बनाते वक्त उस पर्सन के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए वो बना रहे हो। ये बात वो अच्छे से समझ जाती है, जिसके बाद वो सुंगयो से मिलने के लिए उसकी वर्कशॉप जाती है, जिसे अचानक से देखकर वो चौंक जाता है। उसके पूछने पर वो बताती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने मेरे डैड की हेल्प की ना, तो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। अब वो टिफिन खोलकर बॉक्स आगे करती है और बताती है कि इसमें मेरी फर्स्ट कुकिंग क्लास की डिश है। सुंगयो बोलता है कि तुम मुझे क्यों दे रही हो, तो वो कहती है कि क्योंकि तुम्हें पसंद है। अब यहाँ से अब हम इनके बचपन का सीन देखते हैं। रियो की मॉम जब सुंगयो का ख्याल रख रही थी तो वो उसे कोरियन फूड खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं खा रहा था। ये देखकर रियो अंदर से वो डिश लेकर आती है और सुंगयो से कहती है देखो ये एक रेनबो की तरह है, जो देखकर वो उसके हाथ से खा लेता है। अब वो उसे बोलता है कि तुम्हें बचपन की बात अभी तक क्यों याद है, तो रियो कहती है कि क्योंकि हम इतने सालों से दोस्त हैं, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स से ज़्यादा मैं जानती हूँ। पर सुंगयो उसे रूडली बोलते हैं कि वो सब पास्ट था, उसे भूल जाओ, उन मेमोरीज को लेकर मुझे परेशान करना बंद करो, हम बच्चे नहीं हैं, तो मुझे अब अकेला छोड़ दो, मेरी लाइफ से दूर रहो। रियो इमोशनल होकर मना कर देती है कि क्या तुमने उस वक्त मेरे घर में आने से पहले परमिशन ली थी, तो मैं भी अब तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करती रहूंगी क्योंकि हम क्लोज और मुझे हक है। सुंगयो कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसकी ऐसी बातें सुनकर उसे बुरा लगता है। वो सोचती है कि सुंगयो की लाइफ की हर फर्स्ट मोमेंट में मैं उसके साथ थी, चाहे वो उसके खाने की पसंद हो या फिर स्विमिंग की। एक बार जब वो मोयम के साथ ड्रिंक कर रहे थे तब मोयम जानबूझकर सुंगयो से सवाल करती है कि क्या तुम्हें किसी पर क्रश है। इस पर वो कोई जवाब नहीं देता। रियो समझ जाती है कि कोई तो लड़की है। मोयम तो यहाँ पर जवाब जानती थी पर बताती नहीं है। अब प्रेजेंट में रियो यही सोच रही थी कि सुंगयो के बारे में मैं हर चीज़ जानती हूँ, पर उसका फर्स्ट लव कौन है ये कभी नहीं जान पाई। अब वो भागते हुए उसके पीछे जाती है, पर सुंगयो अपने ख्यालों में ही था, तो वो उसे अपनी हील से मारकर रोक देती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो उससे पूछती है कि तुमने अभी जो कुछ भी कहा आखिर उसका क्या मतलब था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।